नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक या मुद्दे पर बात करने वाला हूं। यदि आप साइकोलॉजी यूजी या पीजी के स्टूडेंट हैं, आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं या किसी अन्य विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकोपैथोलॉजी या एबनॉर्मल साइकोलॉजी में यह टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। मैं आज इसी सेलेक्टिव म्यूटिज्म नामक विकृति या डिसऑर्डर पर आपसे बात करने वाला हूं। मैं इस डिसऑर्डर के ऊपर बात करूं के बारे में बात करूं, इससे पहले मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने एंजाइटी डिसऑर्डर के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण डिसऑर्डर जिसे हम सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, उस पर बात किया था। DSM 5 की क्राइटेरिया में एंजाइटी डिसऑर्डर के अंतर्गत चाइल्ड एंड एडोलसेंट में पाए जाने वाली दो महत्वपूर्ण बीमारियां खास होती हैं, जिसे हम सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर एंड सेलेक्टिव म्यूटिज्म कहते हैं। और इसी सेलेक्टिव म्यूटिज्म पर मैं आज के वीडियो में आपसे बात करूंगा। मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, हालांकि पिछले वीडियो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में मैंने आपको बताया था, अगर आप DSM 430R के क्राइटेरिया में जाएंगे तो वहाँ पर एक्सिस सेकेंड यानी क्लिनिकल सिंड्रोम के अंतर्गत एंजाइटी डिसऑर्डर में 5 अलग अलग तरह के टाइप्स की बात करता है, जिसे फोबिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। लेकिन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को अब DSM 5 में बदल करके ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर कर दिया गया। वहीं PTSD को DSM 5 के क्राइटेरिया में बदल करके स्ट्रेस एंड ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, स्ट्रेस एंड ट्रॉमा रिलेटेड डिसऑर्डर्स कर दिया गया है। यह बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। मैं पुनः याद दिला दूं कि DSM 5 की क्राइटेरिया में सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ साथ सेलेक्टिव म्यूटिज्म डिसऑर्डर का एक महत्वपूर्ण अंग है। एक नए सिरे से, नए तरीके से इसे DSM 5 में इंट्रोड्यूस किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको सेलेक्टिव म्यूटिज्म के बारे में निश्चित रूप से कुछ बताऊं। इससे पहले यह जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, यह डायग्राम मैंने नेट से लिया है, गूगल से लिया है। आप वहां जाएंगे तो यह डायग्राम आपको मिल जाएगा, जो अपने आप में सेलेक्टिव म्यूटिज्म की तरफ इशारा करता है, के बारे में बहुत चीज़ें बयां करता है। तो आप इस डायग्राम के माध्यम से भी सेलेक्टिव म्यूटिज्म के बारे में समझ सकते हैं। मैं आपको सेलेक्टिव म्यूटिज्म के बारे में विस्तार से बताऊं, इससे पहले एक दो चीज़ आपको समझ लेना ज़रूरी है। यदि आप पेरेंट्स हैं, यदि आप अभिभावक हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने बच्चों में क्या आपने कभी अनुभव किया है, या आप विद्यार्थी के रूप में अपने अगल बगल के बच्चों में क्या इस तरह के लक्षणों का अनुभव करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। और जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर आप एक अभिभावक हैं, पेरेंट हैं, तो क्या आपने अपने बच्चों में अन्य लोगों या बाहरी लोगों या अजनबी व्यक्ति के सामने क्या आपने ऐसा अनुभव किया है कि आपका बच्चा बोल नहीं पाता है, या लोगों से मिलने जुलने में उसको कठिनाई होती है, मिलना जुलना नहीं चाहता है, या ज़्यादातर वह बातें इशारों में करना चाहता है या करता है, उसे डरा डरा सा महसूस होता है, वह आँख से आँख मिला करके बात नहीं कर पाता है, वह ऑकवर्ड बिहेवियर करता है, यानी विचित्र या अजीब तरह का हरकत या व्यवहार करता है, जैसे नाक में खुजली करना या बहुत करीब चिपक करके बात तो नहीं करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी व्यक्ति के पास जा कर के खड़े हो जाना, मतलब डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाता है, या सार्वजनिक रूप से वह नग्न हो जाता है या कपड़े उतार देता है, या बिना बताए गायब हो जाता है। ये तमाम तरह के ऐसे अजीब व्यवहार क्या आपने अपने बच्चे को करते हुए देखा है, या अगल बगल के किसी बच्चे को ऐसा करते हुए देखा है, तो निश्चित रूप से यह सेलेक्टिव म्यूटिज्म जैसी समस्या उसमें हो सकती है। मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि
इस सिचुएशन में यानी जहाँ पर बच्चे में इस तरह की समस्या होती है वहीं पर बच्चा अपने परिवार के लोगों के साथ यानी पेरेंट्स के साथ या फैमिली मेम्बर्स अन्य फैमिली मेम्बर्स के साथ बिल्कुल सामान्य तरीके से व्यवहार करता है, लेकिन वह सोशल पर्सपेक्टिव में अन्य लोगों के साथ या अन्य व्यक्तियों के साथ या बाहरी व्यक्तियों के साथ या अजनबी व्यक्तियों के साथ वह इस तमाम तरह के लक्षणों को प्रदर्शित करता है। एक बड़ी बात मैं यहाँ पर निश्चित रूप से आपसे बताना चाहूँगा कि ऐसे बच्चों यानी सेलेक्टिव म्यूटिज्म के जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, उन सिम्टम्स या लक्षणों और बच्चे का जो स्वाभाविक लक्षण होता है, जो बच्चे का जो स्वाभाविक टेम्परामेंट होता है, जो स्वाभाविक विशेषताएं होती हैं, इन दोनों के बीच में अर्ली स्टेजेस में यानी 3-4 साल की अवस्था में पहचान करना, विभेदन करना, डिस्क्रिमिनेशन करना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि 3-4 साल के बच्चों में जहाँ पर इसकी शुरुआत होती है, जहाँ पर हम इसके डायग्नोसिस करने की कोशिश करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर इन दोनों के बीच यानी बच्चे के स्वाभाविक लक्षणों और सेलेक्टिव म्यूटिज्म के क्राइटेरिया के हिसाब से जो सिम्टम्स होते हैं उनके बीच में विभेदन या डिस्क्रिमिनेशन करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि दोनों के लक्षण आपस में बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं आपको सेलेक्टिव म्यूटिज्म के कॉन्सेप्ट को कुछ उदाहरणों के माध्यम से, कुछ डेफिनेशंस के माध्यम से, कुछ मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से समझाना चाहूँ, बताना चाहूँ, तो सेलेक्टिव म्यूटिज्म एक ऐसा डिसऑर्डर होता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, जहाँ पर बच्चे में लगातार लैक ऑफ स्पीच इन एटलीस्ट वन सोशल सिचुएशन यानी बच्चे में किसी के सामने बात न कर पाने की जो कमी होती है, जो लक्षण होता है, यह किसी न किसी एक सोशल सिचुएशन में अवश्य रूप से दिखाई देता है या देना चाहिए, चाहे वह स्कूल के दौरान हो या अन्य सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हो या किसी अन्य व्यक्ति या बाहरी व्यक्तियों के सामने न बोल पाने जैसी सिचुएशंस उसमें दिखाई देना चाहिए। और मैं आपको यहाँ निश्चित रूप से दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो यह कि ऐसे बच्चों में जिनमें सेलेक्टिव म्यूटिज्म होता है, ये बच्चे दूसरे के सामने बोल नहीं पाते हैं या ज़ोर ज़ोर से पढ़ नहीं पाते हैं या गाना गाने जैसी चीज़ें हैं वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जबकि सामान्य बच्चों में आप देखिएगा तो किसी के साथ घुलना मिलना बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ बोलते हैं, बात करते हैं, कुछ पढ़ने के लिए कहा जाता है पढ़ लेते हैं, गाना सुनाने लगते हैं, स्टोरी सुनाने लगते हैं, अपनी बात बताने लगते हैं। ऐसा इन लोगों में नहीं होता है और यह इन फ्रंट ऑफ पीपुल आउटसाइड, ज़्यादातर इस तरह के जो लक्षण होते हैं वह आउटसाइड पीपुल के साथ होता है, जो बाहरी लोग होते हैं, जो अपरिचित लोग होते हैं उनके साथ होता है। जबकि ऐसे बच्चे फैमिली मेम्बर्स के साथ बिल्कुल सामान्य तरीके से व्यवहार करते हैं। ये तमाम तरह के डेफिनेशंस में इस बात को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की गई है, स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। आगे अगर मैं कुछ चीज़ बताऊं तो मोस्टली जो इस तरह की सिम्टम्स होते हैं फाउंड विथ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स, यानी सेलेक्टिव म्यूटिज्म की जो समस्या होती है वह ज़्यादातर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स के साथ पाई जाती है। और जो एंजाइटी डिसऑर्डर है, DSM-5 में एंजाइटी डिसऑर्डर को बदल करके सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर कर दिया गया है। इसीलिए सेलेक्टिव म्यूटिज्म की समस्या बच्चों में ज़्यादातर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर यानी SAD के साथ होता है, क्योंकि 97% केसेस में इस तरह की सिचुएशंस देखी गई है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि सेलेक्टिव म्यूटिज्म की समस्या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको ASD बोला जाता है, और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को ऑटिज्म डिसऑर्डर DSM-430R में कहा जाता था। अब DSM-5 में ऑटिज्म डिसऑर्डर को बदल करके ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कर दिया गया है। तो सेलेक्टिव म्यूटिज्म की समस्या 97% सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स
के दौरान पाई जाती है, यानी मोस्टली फाउंड विथ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स की उपस्थिति में इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन कभी कभी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स की उपस्थिति में भी के दौरान भी सेलेक्टिव म्यूटिज्म की समस्या बच्चों में देखी जाती है। साथ ही साथ डिफ़िकल्ट टू डायग्नोस इन अर्ली एजेस, यानी सेलेक्टिव म्यूटिज्म की प्रॉब्लम्स को के कारण को अर्ली एजेस, जहां हम अर्ली एजेस की बात करते हैं वहां पर हम 3-4 साल उम्र की बात करते हैं। 2.5-3 साल से लेकर के 4-5 साल की उम्र में ऐसे बच्चों की डायग्नोसिस करना बहुत ही कठिन होता है, और इसमें नो एनी एविडेंस ऑफ लैंग्वेज, स्पीच एंड स्पीकिंग प्रॉब्लम। बच्चे में सेलेक्टिव म्यूटिज्म के केसेस में आप बिल्कुल ना समझिएगा कि अगर बच्चा किसी बाहरी लोगों से बात नहीं कर पाता है, नहीं बोल पाता है, तो उसमें किसी भी तरह का लैंग्वेज डिसऑर्डर है या स्पीच डिसऑर्डर है या स्पीकिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके कोई भी प्रमाण नहीं मिलते हैं, बट 20-30% यह चांस होता है कि आगे चल करके बच्चे में लैंग्वेज एंड स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाए। स्पीच एंड लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण सेलेक्टिव म्यूटिज्म होता है ऐसा नहीं है, लेकिन सेलेक्टिव म्यूटिज्म के कारण आगे चल करके इस तरह की समस्याओं के होने की संभावना एक सामान्य बच्चे की तुलना में 20 से 30% बढ़ जाता है। इसके साथ ही साथ मोर पॉसिबिलिटी टू अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यानी कुछ अन्य तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के प्रेजेंस में इस तरह के समस्याओं की, इस तरह का समस्या मतलब सेलेक्टिव म्यूटिज्म के समस्या के होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जैसे सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, या पोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर हो गया, या डिप्रेशन हो गया। ठीक है, इन तमाम तरह के सिचुएशंस में सेलेक्टिव म्यूटिज्म के होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ ये कि इट इज़ मोस्ट प्रिवलेंट बिटवीन द एज ऑफ 3 and 5। 3 साल से लेकर के 5 साल की अवस्था में ज़्यादातर इस तरह की समस्याएं बच्चे में डायग्नोज की जाती हैं, आइडेंटिफाई की जाती हैं, पहचान की जाती है। इसके साथ ही साथ अगर मैं कुछ कॉमन सिम्टम्स की बात करूं, मैं आगे आपसे DSM 5th की क्राइटेरिया के आधार पर इसके सभी सिम्टम्स की बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं सामान्य तरह के लक्षणों की बात करूं तो साइनेस, यानी बच्चों में शर्माने जैसा अगर लक्षण है तो निश्चित रूप से यह सेलेक्टिव म्यूटिज्म के लिए जिम्मेदार हो सकता है। यानी कुछ सामान्य तरह के लक्षण जो सेलेक्टिव म्यूटिज्म के केसेस में बच्चे में पाया जाता है या ऐसे लक्षण देखे जाते हैं जहां पर हद से ज़्यादा शर्माना, सोशल आइसोलेशन एंड विड्रॉल, लोगों से दूरी बना लेना, अकेले रहना, लोगों से बातचीत न करना। ठीक है, मोस्टली ज़्यादातर यूज ऑफ गेस्चर, ज़्यादातर बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करना या इशारों में बात करना, हाँ नहीं करना, सर हिला करके जवाब देना, मना करना, इस तरह के ज़्यादा लक्षण बच्चों में यानी सेलेक्टिव म्यूटिज्म के केसेस में देखे जाते हैं। इसके साथ ही साथ डिफ़िकल्ट टू मेंटेनिंग आई कांटेक्ट, ऐसे बच्चे एक तो बात नहीं करते हैं, दूसरे ज़्यादातर बॉडी गेस्चर्स का यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उपयोग करते हैं। आई कांटेक्ट इनका नहीं हो पाता, आँख से आँख नहीं मिला पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, इनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल खाली होते हैं, ब्लैंक होते हैं। के साथ साथ ऐसे बच्चों में मतलब एक तरह से चेहरे पर एक अजीब तरह का इमोशंस होता है। जैसे सामान्य बच्चे जो होते हैं वो बातचीत के दौरान हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, इस तरह के जो इमोशंस होते हैं ऐसे बच्चों में नहीं होता है। के साथ साथ डिफ़िकल्ट टू ईटिंग एंड स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, ऑडियंस के सामने या बाहरी लोगों के सामने या अपरिचित लोगों के सामने या रिलेटिव्स के सामने या फ्रेंड्स के सामने डिफ़िकल्ट टू ईटिंग एंड स्पीकिंग, न तो ये सामान्य तरीके से खा पाते हैं, न तो सामान्य तरीके से बोल पाते हैं, ये अनकंफर्ट फील करते हैं।
के साथ साथ ऑकवर्ड मूवमेंट या ऑकवर्ड बिहेवियर करते हैं, जिसकी बात अभी थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था कि सेलेक्टिव म्यूटिज्म के बच्चों में ऑकवर्ड बिहेवियर भी होता है, जहाँ पर वो चेहरे को खुजलाते रहते हैं, नाक में उंगली करते रहते हैं, बहुत करीब जाके किसी के खड़े हो जाएंगे, सार्वजनिक तरीके से सबके सामने कपड़े उतार देंगे, नंगे हो जाएंगे, या बिना बताए गायब हो जाएंगे, या जानवरों जैसा व्यवहार करेंगे, या अजीब तरह के चेहरे पर इमोशंस होगा जो अप्रोप्रिएट नहीं होता। ये तमाम तरह के ऑकवर्ड बिहेवियर होते हैं जो बच्चे में सेलेक्टिव म्यूटिज्म के केसेस में प्रायः देखा जाता है। इसके बाद अगर हम प्रिविलेंस के बारे में बात करें, इस समस्या के व्यापकता के बारे में बात करें, तो आपको कुछ चीज़ें निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, और इसमें आप देखेंगे कि इन बच्चों में, यानी जब हम सेलेक्टिव म्यूटिज्म की बात करें, थोड़ा मैं इसको जूम कर रहा हूँ जिससे कि आप स्लाइड को देख पाएँ, समझ पाएँ। बहुत सारे जो अलग अलग रिसर्च सेलेक्टिव म्यूटिज्म को लेकर के किया गया है, उनमें लगभग अराउंड 0.07% के आसपास इसका प्रिविलेंस माना गया है। और एक चीज़ यह भी है कि सेलेक्टिव म्यूटिज्म का प्रिविलेंस यानी व्यापकता 0.07% के आसपास है, और यह डिसऑर्डर यानी यह जो प्रॉब्लम है 3 टाइम्स मोर इन चिल्ड्रेन फ्रॉम बाईलिंगुअल जो होम्स हैं, यानी ऐसे परिवार के बच्चों में, ऐसे फैमिली के बच्चों में इस तरह के समस्या का, इस तरह के डिसऑर्डर्स के बढ़ने की संभावना 3 गुना ज़्यादा हो जाती है जो बाईलिंगुअल लैंग्वेज जहाँ पर बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि मम्मी अगर हिंदी बोलती हैं और पापा गुजराती बोलते हैं या कोई और तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, घर में एक से अलग भाषाओं में बात किया जाता है, तो वहाँ पर बच्चे में भाषा के आधार पर समझना कठिन हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो उनके क्लास में वहाँ पर इंग्लिश में सारी चीज़ें बताई जाती हैं, और बच्चा जब घर पे आता है तो वो अपने सामान्य भाषा में यानी हिंदी में बात करता है। जब वह दादा दादी के पास जाता है तो वह भोजपुरी में बात करता है। तो भोजपुरी, हिंदी और इंग्लिश का जब सम्मिश्रण हो जाता है तो एक ही शब्द को हम यहाँ कोई चावल कह रहा है तो कोई चाउर कह रहा है तो कोई राइस कह रहा है। तो राइस, चावल और चाउर ये 3 अलग अलग चीज़ कहने से भोजपुरी में चाउर बोलते हैं, हिंदी में चावल बोलते हैं, अंग्रेजी में राइस बोलते हैं। तो अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हम चावल को क्या कहें। तो बाईलिंगुअल जहाँ पे लैंग्वेजेस होते हैं उनमें, वहाँ पर इस तरह की समस्या ज़्यादातर 3 गुना इसके होने की संभावना बनी रहती है। इसके साथ ही साथ कुछ अलग तरह की स्टडीज़ हैं जो 0.1% से लेकर के 0.1 से 0.03 से लेकर के 1%, अधिकतम 1% प्रिविलेंस या व्यापकता की बात करते हैं। जबकि जर्नल ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकियाट्री के अनुसार इस समस्या यानी सेलेक्टिव म्यूटिज्म का प्रिविलेंस 0.71 के आसपास माना गया है। यानी अधिकतम देखा जाए तो लगभग 1% प्रिविलेंस की बात करते हैं। और जेंडर को लेकर के जो स्टडीज़ की गई है, वो स्टडीज़ में ये बताया गया है कि ट्वाइस एज मेनी गर्ल्स, लड़कियों में लड़कों की तुलना में इस समस्या के होने की संभावना लगभग 2 गुना होता है। क्यों होता है आप खुद जानने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं इस पर बात करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर एज की बात किया जाए तो यंग चिल्ड्रेन में एडल्ट्स की तुलना में यह समस्या ज़्यादा होती है। जैसे शुरुआत मैंने कहा कि 4-5 साल की अवस्था में इसकी पहचान हम आसानी से कर सकते हैं, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। अगर हम लोग सेलेक्टिव म्यूटिज्म के जो सिम्टम्स हैं, इसको अगर DSM-5 की क्राइटेरिया, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के आधार पर समझने की कोशिश करें तो DSM-5 की डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में साफ साफ आप देख पा रहे हैं कि 5 अलग अलग क्राइटेरिया है। और क्राइटेरिया ए में, DSM-5 के क्राइटेरिया ए में ये साफ साफ बताया गया है
कि कंसिस्टेंट फेल्योर टू स्पीक इन स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन, यानी बच्चे में अगर सेलेक्टिव म्यूटिज्म है तो निश्चित रूप से कंसिस्टेंटली यानी अस्थायी रूप से बच्चा फेल होता है, असमर्थ होता है स्पीक टू स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन में या सामाजिक परिदृश्य में बाहरी लोगों से या अन्य लोगों से, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं या कोई टीचर्स हैं, इन लोगों से निश्चित रूप से वह साधारण तरीके से बात नहीं कर पाता, फेल्योर टू स्पीक, उनके सामने कुछ नहीं बोल पाता हो। जबकि इसके साथ ही साथ वह उन सिचुएशन में भी बिल्कुल नहीं बोल पाता है जहां पर हम बच्चे से बोलने की उम्मीद रखते हैं। ठीक है, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि बच्चे को अगर हम 3 साल की एज में अगर स्कूल में एडमिशन करने के लिए हम प्ले ग्रुप में ले जाते हैं तो 3 साल का बच्चा घर पे मम्मी पापा दादा दादी सबसे बहुत अच्छे तरीके से बात करता है, लेकिन जब उसको हम एडमिशन के लिए स्कूल में लेके जाते हैं और टीचर्स उसका नाम जब पूछने लगती हैं कि बेटा आपका नाम क्या है, तो वो सिर्फ शर्माता है, पीछे मुड़ करके मम्मी पापा से लिपट जाता है, उनके तरफ देखता ही नहीं है, ना कुछ उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं आती है, कुछ बोलता ही नहीं है। नाम बताना तो छोड़ दीजिए, जबकि घर पे वो सब बोलता है, राइम सुनाता है, बात करता है, अपना नाम मम्मी पापा का नाम सब कुछ बताता है, लेकिन जहाँ पर एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि वह कुछ बोलेगा और कुछ बोलने से ही काम होना है, वहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं बोल पाता है। तो इस तरह के जो लक्षण हैं, इनके आधार पर सेलेक्टिव म्यूटिज्म को निर्धारित किया गया है। क्राइटेरिया ए में DSM-5 के साफ साफ लिखा गया, तो क्या यह लक्षण है? दूसरा जो क्राइटेरिया बी में बात की गई है DSM-5 के, वो साफ साफ लिखा गया है कि सेलेक्टिव म्यूटिज्म के वजह से जो डिस्टर्बेंसेस है, जो इम्पेयरमेंट है, जो इंटरफेयर्स है, यह कई अलग अलग क्षेत्रों में, कई अलग अलग भागों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। इसका असर एजुकेशन पर भी होना चाहिए, ऑक्यूपेशन पर भी होना चाहिए और सोशल कंटेक्स्ट में भी होना चाहिए, यानी इससे एक से अधिक क्षेत्रों में इस तरह का प्रभाव निश्चित रूप से दिखाई देना चाहिए, तो इसे सेलेक्टिव म्यूटिज्म का केस माना जाता है। क्राइटेरिया सी की बात किया जाए तो ड्यूरेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस एटलीस्ट 1 मंथ, यानी इस तरह के लक्षण अगर बच्चों में हम बात करें तो लगातार 1 महीने तक, यानी 4 सप्ताह तक इस तरह के लक्षणों का बने रहना बहुत ही ज़रूरी है अगर हम सेलेक्टिव म्यूटिज्म के रूप में इसको डायग्नोज करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ DSM यह भी बात करता है कि कैन नॉट बी ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ ऑफ द स्कूल, यानी जब बच्चे का एडमिशन होता है तो उस एडमिशन के फर्स्ट मंथ के दौरान इस तरह के लक्षण को बहुत प्रभावी नहीं माना जाता है। यानी ऐसा हो सकता है कि जब बच्चा पहली बार नए लोगों से, नए एनवायरनमेंट से, नए सिचुएशन से इंटरेक्ट करता है तो उसमें शर्माना या कम बात करना ये स्वाभाविक सी चीज़ होती है, लेकिन 1-2 महीना बीतने के बावजूद भी कंसिस्टेंटली उसमें ये लक्षण बने हैं, यानी वो लोगों से घुल मिल नहीं पाता है, बात नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है, तो निश्चित रूप से यह क्राइटेरिया सी में आएगा और सेलेक्टिव म्यूटिज्म के एक सिम्टम के रूप में जाना जाएगा। अब क्राइटेरिया डी की बात किया जाए तो क्राइटेरिया डी में साफ साफ लिखा गया है फेल्योर टू स्पीक इज नॉट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज और लैंग्वेज स्किल्स। यह जो समस्या है यानी सेलेक्टिव म्यूटिज्म लैंग्वेज की प्रॉब्लम के साथ या किसी तरह के नॉलेज में कमी होने के वजह से नहीं होता है, यानी अगर हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं है इस वजह से हम बोल नहीं पाते हैं, या हमारे अंदर लैंग्वेज स्किल की प्रॉब्लम है इस वजह से नहीं बोल पाते हैं, लैंग्वेज डिसऑर्डर है इस वजह से नहीं बोल पाते हैं, तो यह केस सेलेक्टिव म्यूटिज्म का नहीं होगा, यह केस दूसरा हो जाएगा।
लैंग्वेज डिसऑर्डर का हो जाएगा, ठीक है। या जैसे मान लीजिए एक बच्चा है छोटा सा, अभी उसका एडमिशन होना है और उसे हम बड़े बड़े सवाल पूछ दें और वह जवाब नहीं दे पाए, तो यह सेलेक्टिव म्यूटिज्म नहीं होगा, यह लैक ऑफ नॉलेज का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो वह इसलिए नहीं बोल पाता है क्योंकि उसको जानकारी, वो नहीं बोलना चाहता है, वो इसलिए नहीं बोल पाता है क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। तो क्राइटेरिया डी में साफ साफ ये कहा गया है कि सेलेक्टिव म्यूटिज्म यानी किसी नए व्यक्ति के सामने न बोल पाने का कारण लैक ऑफ नॉलेज नहीं होना चाहिए, किसी तरह का लैंग्वेज डिसऑर्डर या प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव म्यूटिज्म के कारण नहीं बोल पाता है, यह बात होनी चाहिए, ठीक है। और क्राइटेरिया ई में अगर आप देखेंगे तो साफ साफ लिखा गया है कि सेलेक्टिव म्यूटिज्म का केस हम तभी मानेंगे जब यह किसी अन्य तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के प्रेजेंस में न हो, यानी किसी अन्य तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के न होने के बावजूद भी बच्चे में इस तरह का लक्षण है तो उसे सेलेक्टिव म्यूटिज्म का केस माना जाएगा। जैसे सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर या डिप्रेशन या सिजोफ्रेनिया या तमाम तरह के जो डिसऑर्डर्स होते हैं चाइल्ड एंड एडोलेसेंस में, उनके प्रेजेंस में नहीं होना चाहिए। यानी किसी अन्य तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से बिल्कुल मुक्त होने के बावजूद भी उसमें सेलेक्टिव म्यूटिज्म जैसे लक्षण हैं तो इसे सेलेक्टिव म्यूटिज्म का केस माना जाएगा। ये साफ साफ 5 अलग अलग क्राइटेरिया में यह बताया गया है। अगर जल्दी से हम कारण के ऊपर बात करें सेलेक्टिव म्यूटिज्म के सामान्य से कारण क्या होते हैं, तो इसमें कई सारे कारण हैं, जिसमें से बायोलॉजिकल अगर हम कारण की बात करें, मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, वैसे ही भी आधा घंटा होने वाला है। तो बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स उनमें हेरिडिटरी फैक्टर्स है, जिसमें पैथोलॉजिकल फैमिली हिस्ट्री हो सकता है, के अलावा ब्रेन पैथोलॉजी हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड फैक्टर हो सकते हैं, और न्यूरो डेवलपमेंटल डिले अगर किसी बच्चे में होता है तो यह भी सेलेक्टिव म्यूटिज्म के साथ लिंक हो सकता है। के साथ सेंसरी प्रोसेसिंग प्रॉब्लम भी अगर है तो आगे चल कर के बच्चे में सेलेक्टिव म्यूटिज्म जैसी समस्या उत्पन्न कर सकता है। अर्ली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस अगर बच्चे में है, शुरू से उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ख़राब है, ठीक है, पैथोजेनिक फैमिली होने के कारण या किसी और तरह के बैड एक्सपीरियंसेस होने के कारण जो अर्ली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस वो करता है, उसके सामने इतनी दर्दनाक घटनाएं हुई, इतनी बुरी घटनाएं हुई हैं, जो साइकोलॉजिकल अब्यूज़ या फिजिकल अब्यूज़ या तमाम तरह के इमोशनल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, ऐसी तमाम तरह की जो घटनाएं होती हैं, यह ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस को प्रदर्शित करती हैं। और इस तरह के बैड एक्सपीरियंसेस के मौजूदगी में सेलेक्टिव म्यूटिज्म जैसी समस्या हो सकती है, क्योंकि बच्चे के अंदर इतना दर्द भरा रहता है कि वो लोगों के ऊपर विश्वास नहीं कर पाता है, अपनी भावनाएं शेयर नहीं करना चाहता है, न बोलना चाहता है, वो ज़्यादातर शांत रहना चाहता है, ठीक है। तो अर्ली ट्रॉमेटिक सिचुएशंस का, एक्सपीरियंसेस का बहुत बड़ा रोल होता है। ये बहुत बड़ी बात है और इसको अगर हम बहुत लंबा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, इसको आप और अपने तरीके से पढ़ सकते हैं। और ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स, कई बार देखा गया है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को एक प्रोटेक्शन की तरह से ढाल बना करके रखते हैं, यानी इंडिपेंडेंटली उसे लोगों से बातचीत करना, लोगों के पास जाना, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुद से कोशिश करना, ये नहीं छोड़ते हैं। कई बार उसके तरफ से हम खुद बोलते हैं, हम खुद चीज़ों को ला। तो आज के समय में ये ज़रूरी है कि बच्चे को हम अपने ऑब्जर्वेशन में रखें, ध्यान दें, लेकिन उसे खुद से करने दें। अगर रिलेटिव सेंस उनको बात करने के लिए हम इनकरेज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें बात करने का मौका दे सकते हैं, ऐसा अवसर प्रदान कर सकते हैं। दुकान पे कोई सामान हम लेने जा रहे हैं तो उनसे हम खुद कह सकते हैं कि बेटा ज़रा आप अंकल से आप सामान मांगिए, क्या क्या आपको लेना है, कितने पैसे हुए आप पूछिए। तो वो जब खुद बात करना शुरू करता है तो धीरे धीरे, तो जब कई बार हम एक प्रोटेक्शन के रूप में तैयार खड़े रहते हैं तो फिर ऐसे बच्चों में शायद वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, वो अवसर नहीं मिल पाता है जिससे कि उनका हेजिटेशन दूर हो पाए। तो हमें इस रूप में भी बच्चों के ऊपर हमेशा ढाल न बन करके उनको स्वतंत्र रूप से इंटरेक्शन करने की आज़ादी दें। भले हम
बाहर से देख रहे हों, हमारा ऑब्जर्वेशन हो, लेकिन ऐसा करना चाहिए। तो जहाँ ऐसा नहीं होता उनमें ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। सोशली इनोवेटेड पेरेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो खुद सोशली इनोवेटेड होते हैं, यानी वो उनका सोशल जो रिलेशनशिप है, सोशल जो इंटरेक्शन है, वो बहुत बेहतर, बहुत अच्छा नहीं होता है। वो खुद लोगों को देख करके अगर रास्ता बदल देते हैं, या लोगों से बात नहीं करते हैं, लोगों से घुल मिल नहीं पाते हैं, लोगों के घर आना जाना नहीं रहता है, तो ऐसे पेरेंट्स जो सोशली इनोवेटेड होते हैं, उनका बच्चा भी उनसे यही सीखता है, और लोगों से फिर वो भी बातचीत नहीं करना चाहता है, मिलना जुलना नहीं चाहता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, जिसको पैथोजेनिक फैमिली में आप डाल सकते हैं, जहाँ पर परिवार में लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, मार पीट, कॉन्फ्लिक्ट, ईर्ष्या है, नीचा दिखाना है, ये तमाम तरह के नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं ये है। या मैरिटल प्रॉब्लम्स है, स्पाउस के बीच में तमाम तरह की समस्याएं हैं जिसको बच्चा रोज़ झेलता है, रोज़ देखता है, रोज़ अनुभव करता है। तो वो डरा सहमा रहता है, और फिर वो अपनी बात किसी से कह नहीं पाता है। उसके अंदर बातचीत करने की इच्छा ही मर जाती है। तो ये फैमिली कॉन्फ्लिक्ट एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स भी इसके होने का कारण हो सकता है। इसके अलावा कुछ सेलेक्टिव म्यूटिज़्म के अन्य कारणों के बारे में हम बात करें तो पुअर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। आज के समय में बच्चे और माता पिता के बीच जो संबंध है, ये तमाम तरह की वजहों और कारणों की वजह से धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। आज के समय में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, दोनों के पास समय नहीं है। जैसे ही सुबह होता है, काम शाम करते 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 तुरंत भागना है जन्नत साहब, दोनों अपने अपने जॉब पे चले गए। तो बच्चा को जब पेरेंट्स के रूप में हम समय नहीं दे पाते हैं, तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आपके समय न दे पाने का कारण चाहे जितना भी सही क्यों न हो, वास्तविक क्यों न हो, लेकिन परिणाम तो यही है कि आप बच्चे को समय नहीं दे पाते हैं। और आज का स्कूल इन्वायरमेंट ऐसा है कि टीचर्स बच्चे के साथ सिलेबस के बियॉन्ड जा कर के कुछ बात नहीं करना चाहते। यानी बच्चे को जिस समय ज़्यादातर बात करने की ज़रूरत होती है, उस समय न तो माता पिता के पास समय होता है, न तो टीचर्स को अपने सिलेबस के अलावा समय होता है। अब बच्चे का बातचीत करना ज़रूरी है, तो वह बच्चा अपनी बात किससे कहे? न तो वो टीचर से कह सकता है, न तो वो पेरेंट्स से कह सकता है। किसी को फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। तो इस दौरान पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप खराब हो जाता है, जिससे बच्चा बड़े से बड़े दर्द को झेल लेता है, लेकिन वह कभी भी माता पिता से बताना नहीं चाहता है, क्योंकि वो समझता है कि लोगों के पास समय नहीं, इनसे बताने से क्या फ़ायदा है। तो या तो उसको वो पी जाता है, सहन कर लेता है, दबा लेता है, या तो ऐसे गलत संगति में चला जाता है जहाँ पर लोग उससे बात करते हैं, क्योंकि वो अन्य लोगों के मकसद को नहीं समझ पाता है। उसको तो सिर्फ़ ये लगता है कि जो मुझसे बात करता है, वो मुझे अच्छा लगता है, मुझे उन्हीं से बात करनी है, क्योंकि ये लोग मुझे समझते हैं, सुनते हैं। उसका उद्देश्य क्या है, उसका मकसद क्या है, ये बच्चा नहीं समझ पाता है। तो निश्चित रूप से एक पेरेंट के रूप में अगर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को बढ़ाना है, बेहतर बनाना है, जिससे आगे चल कर के बच्चे में किसी तरह की समस्या न हो, बच्चा मोर एक्सप्रेसिव हो, अपनी भावनाओं को, छोटी-छोटी चीज़ों को पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से शेयर करने की टेंडेंसी यदि हम डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें बच्चे के साथ संबंध को बेहतर बनाना होगा, जिससे बाद में एक छोटी-छोटी घटनाएँ अगर उससे हो तो वो आकर के हमसे शेयर कर सके, जो इस बात को प्रकट करता है, प्रदर्शित करता है कि बड़ी घटनाएँ उसके जीवन में, बच्चे के जीवन में कभी नहीं हो सकती। आज बच्चा छोटी-छोटी गलती करता है या छोटे-छोटे चीज़ों को सह लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि सिचुएशन ऐसा है, तो कल बड़ी से बड़ी घटना भी वो बर्दाश्त कर सकता है, झेल सकता है, वो आपको नहीं बताएगा। तो सेलेक्टिव म्यूटिज़्म भी शायद इसकी वजह से भी हो सकता है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। एंड फॉल्टी पैरेंटल जो डिसिप्लिन है, आज अनुशासन बहुत ज़रूरी है, लेकिन अनुशासन कई बार जब गलत हो जाता है, इनअप्रोप्रिएट हो जाता है, गलत हो जाता है, त्रुटिपूर्ण हो जाता है, सिर्फ बच्चों को डांटना ही अनुशासन नहीं है, बल्कि हमें सही तरह की चीज़ों को सिखलाना भी अनुशासन का पार्ट होता है। हम सिर्फ बस
नज़र गड़ाए हुए हैं कि जैसे बच्चा गलती करे हम डांटना शुरू करें, नहीं। हमें सही, गलत, मोरल, इमोरल, सोशल, एंटी सोशल तमाम तरह की चीज़ों को सही तरीके से समझाना डिसिप्लिन का पार्ट होता है। गलत काम करते का बच्चा करता है तो नाराज़ होना स्वाभाविक है, लेकिन अच्छा काम करे तो हमें उसे इनिशिएट करना, एप्रिशिएट करना, मोटिवेट करना, इनकरेज करना भी डिसिप्लिन का ही पार्ट होता है। तो इस रूप में भी हम ऐसे समझ सकते हैं। इसके साथ इनअप्रोप्रिएट साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, अगर बच्चे में अर्ली एजेस से 3-4 साल से लेकर के ही अगर हम टीनेजर्स तक देखें खास तौर से, तो अगर साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है, चाहे वो साइकोलॉजिकल में इमोशनल डेवलपमेंट हो या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट हो या उसके साथ फिजिकल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, ये तमाम तरह के डेवलपमेंट अगर दूसरे बच्चे के तुलना में सामान्य तरीके से नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ा चिंतित रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इन बच्चों में सेलेक्टिव म्यूटिज़्म के केसेस में बच्चों में जो तमाम तरह के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट का डेवलपमेंट होता है, वह सेम उम्र के दूसरे बच्चों की तुलना में थोड़ा अलग तरीके से होता है, देरी से होता है। इसके अलावा क्लासिकल कंडीशनिंग जो एसोसिएशन के आधार पर किसी चीज़ को सीखने और हटाने की बात करता है, तो यह भी कारण हो सकता है कि बच्चा कितना एसोसिएशन के दौरान क्लासिकल कंडीशनिंग एंड एसोसिएशन के माध्यम से गलत चीज़ों को सीख रहा है, ठीक है। तो यह भी, इसके साथ भी आप जोड़ करके कारण को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग के साथ भी जोड़ करके आप कर सकते हैं, जहाँ पे रिवार्ड एंड पनिशमेंट की बात की गई है, ठीक है। मॉडलिंग, यानी वह कैसे लोगों को मॉडल बनाता है, उनके व्यवहार को सीखने के लिए कितना वह कोशिश करता है, कितना वह आदर्श की तरफ से दूसरे के व्यवहार को अपने व्यवहार में लाने की कोशिश करता है, यह भी सेलेक्टिव म्यूटिज़्म के आधार पर डिफाइन किया जा सकता है, निर्धारित कर सकता है। के साथ साथ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाय पेरेंट्स टीचर्स, कई बार ऐसा देखा गया है कि जब पेरेंट्स और टीचर्स बच्चे को स्वाभाविक तरीके से नहीं समझ पाते हैं, समझने में गलती करते हैं, उनको उस लेवल पर जा कर के समझने की कोशिश नहीं करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को उनकी जगह पर अपने आप को रख कर के समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो भी कई बार ऐसी समस्याएं बच्चे में आती है और वह बातचीत करना ही बंद कर देता है, जो सिलेक्टिव म्यूटिज़्म के रूप में आता है। मैंने तमाम तरह की कोशिश की आपको इन्फॉर्मेशन देने की, के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप रेफरेंसेस की बात करें, मैंने कई जगहों से यह इन्फॉर्मेशन लिया था, और रेफरेंसेस की बात करें तो आपको बार्लो एंड डुरांड की जो साइकोपैथोलॉजी की बुक है, या आप एबनॉर्मल साइकोलॉजी की बुक भी बार्लो एंड डुरांड की पढ़ सकते हैं, उसमें यह इन्फॉर्मेशन लिखा गया है। मैंने बार्लो एंड डुरांड की एबनॉर्मल साइकोलॉजी का एक डायग्राम भी, एक चित्र भी लगाया है। ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आपको साइकोपैथोलॉजी या सेलेक्टिव म्यूटिज़्म या आपको सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर पढ़ना है, या आगे और तमाम तरह के डिसऑर्डर पर जब हम बात करेंगे, इसमें बहुत अच्छे तरीके से DSM-5 की क्राइटेरिया के आधार पर दिया गया है। कुछ इंटरनेट लिंक्स मैंने शेयर किया हुआ है स्क्रीन पर, आप यहाँ भी जा कर के तमाम तरह के इन्फॉर्मेशन आप पा सकते हैं। तो निश्चित रूप से मैंने आपसे बहुत अलग अलग तरह के इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की, और हम लोग समझने की कोशिश किए। आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं कि सेलेक्टिव म्यूटिज़्म पर तमाम तरह के इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, हम लोगों ने बात की, आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह की असुविधा हो या बात समझ में न आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। आप सभी लोगों ने अपना इतना महत्वपूर्ण और कीमती समय दिया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत आभार, और आप सभी को आपके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।